हेलो मित्रों, एक बार पुनः आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। इस कोविड-19 की महामारी से अपने को, समाज को, राष्ट्र को और मानवता को बचाए रखने के प्रयास में अपना सक्रिय योगदान देना हम सबका नैतिक कर्तव्य है। इसलिए अपनी बात शुरू करने से पहले हम आपसे निवेदन करते हैं कि चूंकि इस महामारी का कोई इलाज अभी तक ज्ञात नहीं है, इसलिए जितनी भी प्रिकॉशन से संबंधित प्रक्रिया आप अपना सकते हैं, सब पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाइए, अपनाइए, क्योंकि जितनी आप अपनी सुरक्षा करेंगे उतनी ही आप अप्रत्यक्ष रूप से परिवार की करेंगे, समाज की करेंगे और राष्ट्र की करेंगे। ईश्वर हम सबको इस महामारी से शीघ्र मुक्ति प्रदान करे। इस आशा और विश्वास के साथ आइए हम अपना पाठ्यक्रम प्रारंभ करते हैं। मित्रों, आज हम आपके सामने प्राचार्य के पाठ्यक्रम के पार्ट बी भाग का पहला वीडियो, जो इंडियन कल्चर एंड एथिक्स से संबंधित है, को लेकर उपस्थित हैं। हम इस पहले यूनिट के उन सभी महत्वपूर्ण विषयों को सम्मिलित करने का प्रयास करेंगे जिन्हें तथ्य के रूप में आपको जानने की आवश्यकता है। कुछ पार्ट तो इसका ऐसा है जो आपकी कॉमन सेंस पर आधारित है और आप अपने अनुभव से, अपने लंबे कैरियर से, आपने समाज के द्वारा बहुत कुछ सीखा है, जिसको आपको अलग से बताने, पढ़ाने या उसको जानने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, भारत में प्राचीन शिक्षा की बात जहाँ तक है, तो प्राचीन भारतीयों ने शिक्षा को अधिक महत्व प्रदान किया। हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात आपसे हम बताना भूल गए कि जैसा मैंने आपसे कहा था कि संपूर्ण नोट्स जो तैयार की गई उस नोट्स को आपके तक पहुंचाने की कोई पूर्व नियोजित योजना नहीं थी, इसलिए न वो बेहतर बनाई जा सकी और न ही वह व्यवस्थित ढंग से तैयार की जा सकी। इसलिए बहुत सारी टाइपिंग मिस्टेक्स हैं, बहुत सारी अस्पष्टताएं हैं, बहुत सारी इसमें दिक्कतें हैं। इसलिए निवेदन है कि मेरा वीडियो निश्चित रूप से ध्यान से सुनिए। यह जो आप PDF इस पर देख रहे हैं, यह सिर्फ आप के लिए रेडी रेकनर के रूप में लोड किया गया है। कोई पॉइंट कहीं कभी आपको मिस करे तो आप उसको रिकॉल कर लें और देख लें, लेकिन सारा फोकस आप ऑडियो पर करिए। ऑडियो में ही आपको समझाने का भी प्रयास किया गया है, ऑडियो से ही आपको सारी बात बताने का भी प्रयास किया गया है। और एज यूजुअल ये सारा मैटर ये कहीं न कहीं से कलेक्टेड है। मैंने बार बार आपसे ये कहा है कि इसमें कोई एक भी सेंटेंस ऐसा नहीं मेरा क्लेम है कि ये मेरा सृजित किया हुआ है। हाँ, ये जरूर है कि एक शब्द में मैं सबके प्रति आभार व्यक्त करते हुए, जहाँ से भी, जिस किताब से, जिस वेबसाइट से, जिस चैनल से मैंने इसको ग्रहण किया है, मैं उन सब के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और उनसे निवेदन पूर्वक यह अनुमति मांगता हूँ कि मुझे इसका जनहित में प्रयोग करने की अनुमति प्रदान करें। इसलिए यह केवल कलेक्शन मात्र है जो आपकी सुविधा के लिए एक सिंगल विंडो ऑपरेशन के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है। इसलिए मित्रों, इसमें बहुत सारी दिक्कतें भी हो सकती हैं, अस्पष्टता भी हो सकती है, फुल स्टॉप की प्रॉब्लम, कामा की प्रॉब्लम, वर्तनी की प्रॉब्लम, ग्रामर की प्रॉब्लम, उन सब को आपको नज़रअंदाज करके सिर्फ तथ्य पर फोकस करना होगा और तथ्य के ज्ञान के द्वारा अपनी आवश्यकता को पूरा करना होगा। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों, दोस्तों में शेयर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई नया नोटिफिकेशन हो तो आपको समय से प्राप्त हो सके।
और जैसा मैंने आपसे बार बार कहा है कि किसी भी लेक्चर का जो पहला लेक्चर है, किसी भी कोर्स कंटेंट का, उसके कमेंट सेक्शन में पहला कमेंट मैंने पीडीएफ का लिंक डाला हुआ है। आप वहां से पीडीएफ लिंक को कॉपी करके आराम से इसकी प्रति डाउनलोड कर सकते हैं। तो मित्रों, एक बार फिर से आपको धन्यवाद। और अब हम ये प्रारंभ करते हैं। भारत में प्राचीन शिक्षा। प्राचीन भारतीयों ने शिक्षा को अधिक महत्व प्रदान किया। भौतिक तथा आध्यात्मिक तथा विभिन्न उत्तरदायित्व के निर्वाह के लिए शिक्षा की महती आवश्यकता को सदा स्वीकार किया गया। वैदिक काल से ही प्रकाश का स्रोत इसे माना गया है। यह मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को प्रकाश देने के लिए सही दिशा निर्देश देता है। सुभाषित रत्न में कहा गया है कि ज्ञान मनुष्य का तीसरा नेत्र है, जो उसे समस्त तत्वों के मूल को जानने में सहायता करता है तथा सही कार्य को करने की विधि बताता है। महाभारत में वर्णित है कि विद्या के समान नेत्र तथा सत्य के समान कोई दूसरा तर्क नहीं है। इसे मोक्ष का साधन माना गया है। सुभाषित रत्न में कहा गया है कि जीवन की समस्त कठिनाइयों तथा बाधाओं को दूर करने वाले ज्ञान रूपी नेत्र जिसे प्राप्त नहीं है, वह अंधा है। प्राचीन भारतीयों को यह दृढ़ विश्वास था कि शिक्षा द्वारा प्राप्त एवं विकसित की गई बुद्धि ही मनुष्य की वास्तविक शक्ति है। बुद्धि या विद्या के विविध उपयोग बताए गए हैं। यह माता के समान रक्षा करती है, पिता के समान हितकारी है, कार्यों में नियोजित करती है, पत्नी के समान दुखों को दूर कर आनंद पहुंचाती है, यश तथा वैभव का विस्तार करती है। यह कल्प लता के समान गुणकारी है। विद्या विनय प्रदान करती है। विनय से पात्रता या निपुणता आती है। पात्रता से व्यक्ति धन प्राप्त करता है। धन से धर्म तथा अंततोगत्वा सुख की प्राप्ति होती है। विद्या को सभी धर्मों में प्रधान निरूपित करते हुए बताया गया है कि सेना इसे न तो चोर चुरा सकता है, न भाई बांट सकता है, न राजा छीन सकता है, और न ही यह मनुष्य के लिए भारित होती है। यह साधन है जो वह कहने पर, जो बांटने पर बढ़ती है। यह साधन है जो वह बांटने पर आपस में बढ़ती है। शिक्षा के पाठ्यक्रम भौतिक अथवा पूर्व वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य पाठ्यक्रम वैदिक साहित्य का अध्ययन ही था। ऋग्वैदिक अथवा पूर्व वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य पाठ्यक्रम वैदिक साहित्य का अध्ययन ही था। पवित्र वैदिक ऋचाओं के अतिरिक्त इतिहास, पुराण, खगोल, विद्या, ज्यामिति, छंद शास्त्र आदि का भी अध्ययन किया जाता था। वैदिक साहित्य का अध्ययन 10 वर्ष की अवस्था में प्रारंभ होता था। यही उपनयन का भी समय था। उपनयन अध्ययन प्रारंभ करने के पहले उपनयन एक प्रमुख संस्कार था। उत्तर वैदिक युग में ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए तथा यह शिक्षा के विषय बन गए। उपनिषद तथा सूत्रों के युग में वैदिक मंत्रों के शुद्ध उच्चारण पर बल दिया गया। इसलिए पद पाठ, कर्म पाठ, जटा पाठ, खंड पाठ आदि विधियां प्रचलित की गई। वैदिक साहित्य के अध्ययन को सरल बनाने के निमित्त 6 वेदांग, जिसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष लिखे गए। सूत्र युग के अंत तक आते आते वैदिक साहित्य का अध्ययन कम हो गया तथा उसके स्थान पर अन्य विषयों का समावेश पाठ्यक्रम में कर लिया गया। दर्शन, धर्मशास्त्र, महाकाव्य, रामायण और महाभारत, व्याकरण, खगोल विद्या, मूर्तिकला आदि का अध्ययन प्रारंभ हो गया। वात्स्यायन के काम सूत्र से 64 कलाओं का उल्लेख मिलता है, जिनका अध्ययन सुसंस्कृति महिला के लिए अनिवार्य बताया गया। इसमें पाक विद्या, शारीरिक प्रसाधन, संगीत, नृत्य, सफाई, सिलाई, कढ़ाई,
व्यायाम, मनोरंजन आदि की व्याख्या की गई। कामसूत्र के अतिरिक्त कादंबरी, शुक्र नीतिसार, ललित विस्तर आदि में भी 64 कलाओं का उल्लेख मिलता है। प्राचीन भारतीय साहित्य तथा विदेशी यात्रियों के ब्यौरों से पता चलता है यही शिक्षा के पाठ्यक्रम में 4 वेद, 6 वेदांग, 14 विधाएं, 18 शिल्प, 64 कलाएं आदि सम्मिलित थे। 14 विधाओं से तात्पर्य 4 वेद, 6 वेदांग, धर्मशास्त्र, पुराण, मीमांसा तथा तर्क से है। वेनशांग तथा अलबरूनी के ब्यौरों से पता चलता है कि व्याकरण तथा ज्योतिष की शिक्षा का भारत में बहुत अधिक प्रचलन था। इन विषयों से संबंधित विद्वानों का समाज में बड़ा सम्मान था। राजदरबार में भी कई ज्योतिषी निवास करते थे। शिक्षा केंद्रों में धार्मिक विषयों के साथ साथ लौकिक विषयों की भी पढ़ाई सुचारू रूप से होती थी। वैदिक काल से ही गुरुकुल की परंपरा प्रचलित थी। गुरु से अभिप्राय टीचर और कुल से अभिप्राय फैमिली, अर्थात गुरु के परिवार में रहकर पढ़ना गुरुकुल कहलाता था। यहाँ विद्यार्थी वेद के साथ साथ अन्य पवित्र ग्रंथों का भी अध्ययन करता था। गुरुकुल का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित था: खुद पर नियंत्रण करना, सेल्फ कंट्रोल, चरित्र निर्माण करना, सामाजिक जागरूकता उत्पन्न करना, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना, शुद्धता का विस्तार करना, ज्ञान तथा संस्कृति एवं संस्कार का विस्तार करना तथा उसकी रक्षा और उसका पोषण करना। ऐसा माना जाता था कि गुरु ग्रंथों के ज्ञान के साथ साथ युद्ध कला तथा प्रशासन में भी निपुण होता है। यह गुरु सदैव पुरुष हुआ करते थे और प्रायः ब्राह्मण परिवार से संबंध रखते थे। ब्राह्मण एवं क्षत्रिय परिवार से एक बालक सामान्यतः 12 वर्ष की अवस्था में 9 से 12 वर्ष के लिए गुरुकुल जाता था, जहां वह कला, प्रशासन, धर्म तथा युद्ध की शिक्षा लेता था। शास्त्रों में ब्रह्मचर्य का अभिप्राय यह है कि ब्राह्मण से सीखने की इच्छा से जो छात्र गुरुकुल में आता है वह ब्रह्मचारी कहलाता है। ब्रह्मचर्य की उत्पत्ति ब्रीह शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है महान, अर्थात महान बनने की योग्यता प्राप्त करने के लिए जो गुरुकुल आता है वह ब्रह्मचारी होता है। गुरुकुल में शिक्षा पाने के लिए आने वाला छात्र केवल विद्यार्थी नहीं होता था, अर्थात केवल ज्ञान प्राप्त करने नहीं आता था, बल्कि वह ब्रह्मचारी होता था, क्योंकि वह महान बनने के उद्देश्य से आता था, अर्थात शिक्षा के साथ साथ गुण सीखने आता था, जो उसे प्रत्येक कार्य में महारत दिलाने में सक्षम हो। इसलिए इस जीवन को ब्रह्मचर्य आश्रम के नाम से परिभाषित किया गया। गुरुकुल में छात्र अनुशासन में रहते थे। आश्रम से अभिप्राय यह है कि जहाँ श्रम और तपस्या के साथ साथ ज्ञान प्राप्त किया जा सके। गुरुकुल में मुख्य रूप से शिक्षा फोनेटिक्स, व्याकरण, ग्रामर, ज्योतिष, एस्ट्रोनॉमी, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, धर्मशास्त्र, विद्या, आर्ट ऑफ वॉरफेयर तथा कला, फाइन आर्ट की शिक्षा दी जाती थी। 4 वेद की शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण थी। प्राचीन व्यवस्थाकारों ने गुरु के साथ विद्यार्थी के सानिध्य के महत्व को समझा था और इसी कारण गुरुकुल पद्धति पर बल दिया। गुरु के चरित्र तथा आचरण का शिष्य के मस्तिष्क पर सीधा प्रभाव पड़ता था तथा वह उसका अनुकरण करता था। परिवार के वातावरण से दूर रहने के कारण उसमें आत्मनिर्भरता की भावना विकसित होती थी तथा वह संसार की गतिविधियों से अधिक अच्छी तरह परिचय प्राप्त कर सकता था। उसमें अनुशासन की प्रवृत्ति का भी उदय होता था। इसी कारण महाभारत में गुरुकुल की शिक्षा को घर की शिक्षा की अपेक्षा अधिक प्रशंसनीय बताया गया। गुरुकुल सदैव वनों में ही स्थित नहीं होते थे। कुछ प्रसिद्ध मुनियों जैसे वाल्मीकि, कण्व, संदीपन आदि के आश्रम वनों में ही थे तथा उन्होंने अपने आश्रमों में सैकड़ों विद्यार्थियों को पढ़ाने की व्यवस्था कर रखी थी। किंतु अधिकांश गुरुकुल ग्रामों तथा नगरों में अवस्थित थे। शिक्षक गृहस्थ थे और स्वाभाविक रूप से उन्हें अपने निवास स्थान के समीप ही रखते थे। यह आवश्यक था कि गुरुकुल ग्राम या नगर में किसी उपवन या एकांत स्थान पर स्थित हो। दौड़ शिक्षा केंद्र अधिकतर नगरों में तथा अग्रहार ग्रामों में रहते थे। तक्षशिला के अध्यापक राजधानी में रहा करते थे। शेष अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।